हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कुमार रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पर आप सभी भाई बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और यह आपका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर यह 13वां लेक्चर है। इसके पहले 12 लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं, अगर आज से जुड़ रहे हैं तो पहले पूरा लेक्चर अंत तक जरूर देखें। 1 से लेकर 12 तक जितने भी वीडियो हैं उन सभी वीडियो को आप ज़रूर देखें। ठीक है। देखने के साथ ही आप ये भी कमेंट ज़रूर भी कर दिया करें आपको कौन सा पोर्शन सबसे अच्छा लगा। ठीक है। बाकी आपको अगर अच्छा वीडियो जो है अच्छा लगता है तो आप कमेंट ज़रूर कर दिया करें। ठीक है। और आज का जो टॉपिक मैंने आपको बताया था कि बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और इस बायोडाइवर्सिटी के मामले में हम लोग आज यह 13वां लेक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। और सभी लोग एक बार जो है वीडियो को, सभी से विनम्र निवेदन है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। सभी लोग फटाफट शेयर कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कर दिया करें। कम से कम इतना तो आप कर सकते हैं। आपको फ्री कंटेंट अगर उपलब्ध कराया जा रहा है तो आप हम लोगों के लिए मोटिवेशन का, हमको मोटिवेट करने के लिए, यानी हम आपके मैसेजेस को, मैं सभी के मैसेजेस को पढ़ता हूँ। ठीक है। और मुझे भी अच्छा लगता है कि जब आप अच्छा कमेंट करते हैं तो हाँ, मुझे भी लगता है कि प्रोत्साहन एक तरह से मिलता है कि हाँ, मुझे भी आपके लिए जो है अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है देना है, ताकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन ना छूट पाए। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि कोई भी क्वेश्चन जो है आपसे बाहर, इससे जो है पर्यावरण से अगर पूछा जाता है तो बाहर ना हो पाए। हर एक क्वेश्चन जो है, इसीलिए मैं थोड़ा डिटेल में ही चल रहा हूँ। ठीक है। थोड़ा नहीं, काफ़ी डिटेल में हम लोग चल रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन जो है आपसे यहाँ पे छूटने नहीं पाएगा। ठीक है। और हाँ, कई लोग कहते हैं कि सर ये बीपीएससी के लिए नहीं, बीपीएससी के लिए है या यूपी पीसीएस के लिए। ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए है मेरे भाई। यह सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे आप यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस का दे रहे हो, एमपी पीसीएस का दे रहे हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस का दे रहे हो, झारखंड पीसीएस का दे रहे हो, राजस्थान का दे रहे हो, उत्तराखंड का दे रहे हो, किसी भी स्टेट लेवल पीसीएस का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उन सभी के लिए यह आपका एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। हाँ, 6 आपके यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस की अगर हम बात करें तो यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। 7 से 8, कभी कभी जो है 9 से 10 भी क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है बढ़ जाते हैं। ठीक है। और जो आपका यूपीएससी है आईएएस में, यहाँ से कम 5 से 6 प्रश्न जो है आपके पूछे जाते हैं 100 प्रश्नों में से। ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना है, पूरा अंत तक ज़रूर देखना है। और हर एक पॉइंट आप ज़रूर जो है इसको नोट कर लेंगे अपनी कॉपी पर। ठीक है। तो कॉपी में आप हमेशा लिखते चलिए कि कॉपी में लिखने से क्या होगा, जब आप कॉपी में लिखेंगे तो वो चीज़ें लिखने के साथ साथ थोड़ी याद भी रहती है जो आपने बनाया। ठीक है। बाकी आप मैप में भी, जहाँ भी चीज़ें मैप की ज़रूरत हो वहाँ मैप से आप ज़रूर किया करें। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि जैव विविधता के संरक्षण के संबंध में हम लोग डिस्कशन करेंगे, और आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं जैव विविधता के संरक्षण। तो जैव विविधता के संरक्षण के संबंध में, ठीक है, तो भारत सरकार और जो विश्व यूनाइटेड नेशन है उनके द्वारा कई जो है रिजर्व घोषित किए जाते हैं। तो स्व स्थानीय यहाँ पर जो जैव विविधता का संरक्षण होता है वह 2 तरह से होता है। एक तो स्व स्थानीय संरक्षण और एक जो है बाह्य स्थानीय संरक्षण, यानी इन सेतु और एक्स सेतु। तो इन सेतु मतलब, तो यहाँ पे एक्स सेतु का मतलब होता है स्व स्थानीय संरक्षण। स्व स्थानीय संरक्षण का मतलब होता है जो पहले से ही जो है वन है या जंगल है, तो जो पहले से ही वन है उन्हीं को हम यहाँ पर संरक्षित करते हैं, यानी यह मानव द्वारा बनाया नहीं गया है, जो प्राकृतिक रूप से पहले ही है। तो जो प्राकृतिक रूप से पहले से है उन्हीं को हमने घेरा बना करके उस वहाँ की वहाँ की जो स्पीसीज हैं, जो जातियाँ हैं, ठीक है, उनको संरक्षण रखने के लिए, उनको हमेशा बनाए रखने के लिए, उनका संरक्षण और संवर्धन करने के लिए हमने एक घेरा बना दिया कि हाँ, यहाँ पर यह जो है प्रजाति जो है पाई जाती है, चाहे वनस्पति के हो चाहे जंतु के हो। तो वनस्पति और जंतुओं के प्रजातियों के संरक्षण के लिए जो पहले से ही वन हैं, ठीक है, वो मानव द्वारा नहीं बनाए गए। तो ये मानव द्वारा निर्मित नहीं होते हैं। ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं स्वस्थानीय संरक्षण, जो मानव द्वारा न निर्मित हो। और जो मानव द्वारा निर्मित हो उसे हम बोलते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण, यानी एक्स सेतु कंजर्वेशन।
ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा जानते रहें। यहाँ पे मैं इंक्लूड भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, स्वस्थानीय संरक्षण का मतलब क्या हो गया, तो इसका तात्पर्य यह हो गया कि यह प्राकृतिक रूप से निर्माण हुआ है। ठीक है, तो यह प्राकृतिक रूप से निर्माण हुआ है, मानव द्वारा बनाया नहीं गया है। और जबकि जो बाह्य स्थानीय होता है यह मानव द्वारा निर्माण किया हुआ। ठीक है, तो यह मानव द्वारा निर्माण किया हुआ, तो जो मानव द्वारा निर्माण किया हुआ जो वन है या फिर जो वनस्पतियों का संरक्षण है या जंतुओं का संरक्षण है, उसे हम स्वस्थानीय संरक्षण बोलते हैं। ठीक है, तो चाहे हम वो जंतुओं का संरक्षण करें और चाहे हम वनस्पतियों का संरक्षण करें। ठीक है, स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान यानी आपका जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान आता है, नेशनल पार्क है, वन्य जीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, समुदाय एवं संरक्षण आगार है, जैव मंडल रिजर्व है। ठीक है, जैव मंडल जिसे बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है, और समुद्री संरक्षित क्षेत्र है यानी मेरीन प्रोटेक्टेड एरियाज हैं इनके बारे में। ठीक है, वहीं बाह्य स्थानों के अंतर्गत बीज बैंक है, जीन बैंक है, निम्न तापीय संरक्षण है, वनस्पति उद्यान है और प्राणी उद्यान देखने को मिल जाते हैं। प्राणी उद्यान का मतलब जू, जिसे आप चिड़ियाघर कहते हो। ठीक है, जिनके बारे में हम लोग जो है डिस्कशन करने वाले हैं अलग अलग। ठीक है, तो पहले यहाँ पर थोड़ी सी बातें जान लो। जो ये राष्ट्रीय उद्यान होता है, वन्य जीव अभ्यारण्य होता है और जैव मंडल रिजर्व होता है। तो जैव मंडल रिजर्व की तो हम डिटेल में बात करेंगे ही। फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पर ये दो चीज़ें आप समझ लो कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय उद्यान होता है, ठीक है, इसमें आप पर्यटन कर सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में आप जानते हैं पर्यटन कर सकते हैं, लेकिन इसमें अधिवास नहीं होता है, यानी मानव की बस्तियां जो है इसमें बसाया नहीं जा सकता। ठीक है, जो तो जितने भी नेशनल पार्क होते हैं उसमें मानव जो है अपनी बस्तियां वहां पर नहीं बसा सकता है। ठीक है, लेकिन जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य के बाहर जो है मानव अपनी बस्तियां जो है यानी उसके आसपास जितना जंगलों में मतलब जो वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो फैला हुआ है उसके बाहरी क्षेत्र में, बाहरी क्षेत्र मतलब बाहरी आवरण, बाहरी वाले भाग में, ठीक है, वहाँ पर जो है अपने मानव जो है जो लोकल वहाँ के लोग रहने वाले हैं, ठीक है, वहाँ पे अपनी बस्तियाँ वगैरह बसा सकते हैं। बाकी यहाँ भी पर्यटन होता है, दोनों में पर्यटन होता है, राष्ट्रीय उद्यान में भी पर्यटन होता है और वन्य जीव अभ्यारण्य में भी पर्यटन होता है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान में आप जो है लकड़ियों को नहीं ला सकते हैं वहाँ से। ठीक है, लकड़ियाँ नहीं ला सकते हैं, लेकिन वन्य जीव अभ्यारण्य से आप जो है उसके कुछ दूरी तक जो है वन्य कुछ दूरी तक नहीं, यहाँ पर आप लकड़ियाँ जो हैं बीन करके ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लकड़ियाँ जो है ला सकते हैं, यहाँ से लकड़ियाँ नहीं ला सकते जो वहाँ के लोकल निवासी हैं आसपास के। तो लकड़ियों से जो अपना घर चलाते हैं, ठीक है, चाहे बेचने के पर्पज़ से या फिर खाना पकाने के पर्पज़ से। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान में लकड़ियाँ लोग नहीं ला सकते हैं, लेकिन इसमें जो है वन्य जीव अभ्यारण्य में लकड़ियाँ ला सकते हैं। ठीक है, तो यह कुछ डिफरेंस है जो कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य में डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है, तो राष्ट्रीय उद्यान जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान किसके अंतर्गत आएगा, केंद्र सरकार के अंतर्गत आएगा। लेकिन वन्य जीव अभ्यारण्य जो होता है यह केंद्र और राज्य सरकार दोनों के अंतर्गत आता है। ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों के अंतर्गत आता है वन्य जीव अभ्यारण्य, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान केवल केंद्र सरकार के ही अधीन आता है, केंद्र सरकार के ही अंतर्गत आता है। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य में कुछ ऐसे भी होते हैं जो केवल राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं, मतलब हम एक तरह से कह सकते हैं केंद्र प्लस राज्य दोनों के क्षेत्र में यह आता है आपका वन्य जीव अभ्यारण्य। और राष्ट्रीय उद्यान क्या है, केवल केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, यानी यह एक तरह से आप कह सकते हैं यह संघ सूची में आता है। किस में आता है, संघ सूची में। और वन्य जीव जो अभ्यारण्य है यह आपके राज्य सूची के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। जबकि ये जो जहाँ जैव मंडल रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है, यह केवल जो है राज्य
केंद्र सरकार यानी संघ सूची के अंतर्गत आता है, यानी ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। जबकि समुदाय एवं संरक्षण आगार, जो समुदाय और संरक्षण आगार है यह, ठीक है, कम्युनिटी, जिसे एक कम्युनिटी कहते हैं और एक कंजर्वेशन, तो कम्युनिटी और कंजर्वेशन या जो है यह दोनों ही राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, यह किसके अंतर्गत है, तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है समुदाय और कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में। चलिए राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में हम बात करेंगे। तो भारत के जो राष्ट्रीय उद्यान है, तो यहाँ पे हम लोग भारत के राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो भारत में वर्तमान समय में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? भारत में कुल 107 क्या है, नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 107 राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, 107 राष्ट्रीय उद्यान में से सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान सभी को मालूम होना चाहिए, सबसे पहला नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है भैया? रामगंगा, जिसे जिम कॉर्बेट आप बोलते हो, रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, इसी को आप जिम कॉर्बेट कहते हो। तो थोड़ा सा इसके संबंध में आप जान लें। इसका यानी 1936 में जब इसकी स्थापना की गई इस नेशनल पार्क की, 1936 में, यानी अंग्रेज़ों के समय में। तो अंग्रेज़ों के समय में इसका जो है एक राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया और इसका नाम हुआ करता था, चूँकि यह मैल्कम जो हैली है, तो मैल्कम हैली के नाम पर इसका नाम रखा गया था। ठीक है, क्योंकि इसी ने इसकी खोज की थी और इसीलिए मैल्कम हैली के नाम पर रख दिया गया क्या, हैली नेशनल पार्क। तो 1936 से लेकर के 1957 यानी 1957 तक, तो 1957 से लेकर के 1957 तक इसका नाम क्या रहा, हैली नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता था। ठीक है, 1947 तक भारत की आज़ादी के बाद, जब भारत आज़ाद हुआ तब इसका नाम हैली नेशनल पार्क से वो हटा करके इसका नाम रख दिया गया रामगंगा नेशनल पार्क। क्या रख दिया गया? रामगंगा। चूँकि रामगंगा जो नदी है, इस जिसे जिम कॉर्बेट पहले आप जानते थे, तो इस जंगल से, इस वन के बीचों बीच से एक नदी बहती थी, रामगंगा नदी। और रामगंगा नदी चूँकि इस वन से होकर के गुजरती थी, इसीलिए इसका नाम आज़ादी के बाद क्या रख दिया गया, रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया। 1957 में, चूँकि 1947 के बाद से यहाँ पर एक जो है बाघिन हुआ करता था, और यह बाघिन, यहाँ पे जो बाघिन पाया जाता था, उसने काफ़ी लोगों का, लगभग 179 लोगों का उसने शिकार किया था, यानी नरभक्षी, एक तरह से वह नरभक्षी थी। ठीक है, जो मानवों का ही ज़्यादातर वो उसने, मानव, महिलाओं, बच्चों को उसने जो है शिकार बनाया और 179 लोगों की उसने जो है शिकार किया था। इससे मतलब कि वो वहाँ की जो सरकार थे, तब भाई उत्तर प्रदेश सरकार ही था। ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड तो आपका जानते ही हैं, उत्तराखंड 2000 में अलग हुआ है, तो काफ़ी लोग जो है परेशान हो गए थे। ये बात हम कब बता रहे हैं? 1947 के बाद की बात बता रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर एक शिकारी हुआ करते थे जिनका नाम था जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट जो है यह एक शिकारी हुआ करते थे और एक जो है पर्यावरणविद भी थे। तो पर्यावरणविद के साथ साथ यह एक शिकारी भी थे। इन्होंने उस बाघिन का किया शिकार और इसी कारण 1957 यानी 1957 में इस नेशनल पार्क यानी रामगंगा नेशनल पार्क था आज़ादी के बाद, इसका नाम रख दिया गया जिम कॉर्बेट। तो जिम कॉर्बेट के नाम से जाने लगा। आज तक हम लोग जिम कॉर्बेट ही बोलते हैं और आज भी जिम कॉर्बेट ही बोलते हैं, जबकि 2021 में, ठीक है, अक्टूबर 2021 में इसका नाम फिर से बदला गया और जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, इसका नाम फिर से वही कर दिया गया, रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, तो रामगंगा नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट, यह भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क था। तो भारत का सबसे पहला जो नेशनल पार्क है वह कब है, वह कब से हुआ? तो वह रामगंगा जो नेशनल पार्क है, ठीक है, तो यह 2021 से इसका पुनः जो है नामकरण किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। तो यह भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता है। और भारत का सबसे नवीनतम यानी वर्तमान समय में सबसे जो नवीनतम है,
सबसे नवीनतम नेशनल पार्क। सबसे नवीनतम नेशनल पार्क का मतलब 107वें नंबर का। भाई कुल 107 है, तो 107वें नंबर पर कौन है? ठीक है, तो 107वें नंबर पे कौन है? तो 107वें नंबर पर यहाँ पर जो असम में है, जिसे हम बोलते हैं देहिंग पटकाई। क्या बोलते हैं? देहिंग पटकाई। तो 107वें नंबर के रूप में इसे नामित किया गया है, तो देहिंग पटकाई। तो देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, ठीक है, ये है कहाँ पे? असम में। कहाँ पे है? असम में। और यह असम का 7वां है और अपने भारत का 107वां है। तो असम का 7वां नेशनल पार्क और अपने भारत का 107वें नंबर का, यानी सबसे नवीनतम नेशनल पार्क है। ठीक है, कई लोग कहेंगे कि भैया 106 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, जो नामित किया गया है, ठीक है, जैसे जो पेंच अभ्यारण्य, जो पेंच नेशनल पार्क है, पेंच मध्य प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है। तो हम पेंच को 2 बार काउंट करते हैं, एक मध्य प्रदेश में, क्योंकि इसका जंगल 2 राज्यों में फैला है। पेंच का जो जंगल है, पेंच का जो वन है, वह 2 राज्यों में फैला हुआ है। 2 राज्यों में फैले होने का तात्पर्य यह है कि यह लगभग आधे से ज़्यादा भाग मध्य प्रदेश में और कुछ भाग जो है महाराष्ट्र में है। दोनों का नाम पेंच ही रखा गया है। दोनों का नाम क्या है? पेंच है, रखा गया है। तो पेंच को हम 2 बार काउंटिंग करते हैं। जब 2 बार काउंटिंग करते हैं तो 107 हो जाता है। लेकिन अगर पेंच को एक ही बार काउंटिंग करो, चाहे चाहे मध्य प्रदेश में काउंट कर लो, चाहे महाराष्ट्र में काउंट कर लो, ठीक है, तब ऐसे मामले में यह 106 है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखें। लेकिन क्रम के अनुसार देहिंग पटकाई 107वें नंबर पे है। क्रम के अनुसार देहिंग पटकाई 107वें नंबर पे, जो कि भारत का 107वां यानी नवीनतम है, और असम का 7वां, यानी असम का ये नवीनतम जो है नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ये भी आप जो है याद रखेंगे। ठीक है, भारत का अगर सबसे बड़ा पूछा जाए, सबसे बड़ा तथा सबसे ऊंचाई पर स्थित, सबसे ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क। तो सबसे ऊंचाई पर जो जो सबसे ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क है, वह है आपका हेमिस, जो कि आपके लद्दाख में है। कहाँ पे है? हेमिस या हिमिस आप कहते हैं। तो हेमिस जो नेशनल पार्क है, यह सबसे ऊंचाई पर स्थित है और यह सबसे बड़ा भी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नेशनल पार्क यही है और यह 4400 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस है। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस है। और यह है कहाँ? तो लद्दाख में है। कहाँ पे है? लद्दाख में। तो ठीक है, तो क्षेत्र जो है यह लद्दाख में पड़ जाता है। ठीक है, लद्दाख में। अब भारत का अगर सबसे छोटा नेशनल पार्क पूछा जाए, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा जो नेशनल पार्क है वह है भैया ओरंग। कौन सा नेशनल पार्क है? ओरंग नेशनल पार्क है। ठीक है, ओरंग नेशनल पार्क यह कहाँ पे है? तो असम में। इसका पहले नाम राजीव गांधी नेशनल पार्क हुआ करता था, यानी इसका पहले नाम हुआ करता था राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क। क्या नाम था? राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क। लेकिन नाम इसका बाद में बदल करके केवल अब रख दिया गया है ओरंग नेशनल पार्क, जो कि असम का यह नेशनल पार्क है। तो असम में स्थित है ओरंग नेशनल पार्क। यह भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता है। तो सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे ऊंचाई पर स्थित, यह हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, अरे सॉरी, यहाँ पर सबसे छोटा नेशनल पार्क की बात हो रही है। ओरंग तो टाइगर रिजर्व है। देखो, मैं भी टाइगर रिजर्व समझ बैठा। टाइगर रिजर्व की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं। तो सबसे जो छोटा जो नेशनल पार्क है वह साउथ बटन है। क्या है? साउथ बटन। ठीक है, साउथ बटन नेशनल पार्क। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल जो है लगभग 1.9 यानी 2 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला, बहुत कम क्षेत्रफल में फैला हुआ है। साउथ बटन नेशनल
पार्क। और ये है कहाँ, तो ये है भैया आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो साउथ बटन द्वीप है और इसी साउथ बटन द्वीप पर स्थित है सबसे छोटा नेशनल पार्क अपने भारत का। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं साउथ बटन नेशनल पार्क। तो साउथ बटन जो द्वीप है इसी पर है आपका साउथ बटन नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है। चले अब हम बात करते हैं, फटाफट इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हिमेश, मैंने बताया कि हिमेश सबसे बड़ा नेशनल पार्क है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और यह लद्दाख में स्थित है। बड़ा होने के साथ साथ यह सबसे ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क भी है। ठीक है, केवल लद्दाख में एक ही नेशनल पार्क है हिमेश। ठीक है, अब आ जाए जम्मू कश्मीर में, तो ये जो है जम्मू कश्मीर के हैं। तो जम्मू कश्मीर में कुल 4 नेशनल पार्क हैं। सिटी फॉरेस्ट को सलीम अली नेशनल पार्क भी कहा जाता है, तो याद रखेंगे, काफ़ी पूछा जाता है, सलीम अली नेशनल पार्क। ठीक है, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क को सलीम अली नेशनल पार्क के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, बाकी जम्मू कश्मीर में दाची ग्राम, ठीक है, ये दाची है। ठीक है, तो दाची ग्राम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, और काजी नाग है। ठीक है, काजी नाग नेशनल पार्क। तो ये 4 नेशनल पार्क आपके जम्मू कश्मीर राज्य में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, वहीं हिमाचल प्रदेश में टोटल जो है 5 नेशनल पार्क हैं। ठीक है, वृहद नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, पिन घाटी नेशनल पार्क, सिंबल बारा। ये पांचों आप याद रखिएगा, ये पांचों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये अक्सर कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलते ही हैं। तो कभी मिलान करने के लिए आ जाएगा, तब भी आप इनको ध्यान में रखेंगे। तो ये सभी पांचों हिमाचल प्रदेश के हैं, वृहद हिमालय, इंदर किला, और आपकी खीर गंगा, सिंबल पारा, और पिन घाटी, पिन वैली जिसे आप कहते हैं, तो पिन घाटी या पिन वैली नेशनल पार्क। ठीक है, और सिंबल बारा, ये पांचों के पांचों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप याद रखेंगे। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में कुल 5 नेशनल पार्क हैं। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, मरुस्थलीय नेशनल पार्क, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, और सरिस्का नेशनल पार्क। ये 5 नेशनल पार्क आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, राजस्थान में। गुजरात में वही 4 नेशनल पार्क हैं, बंसदा, ठीक है, बंसदा नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, और मेरिन नेशनल पार्क। ठीक है, तो बंसदा, ब्लैक बक, गिर, और गिर में आप जानते हैं एकमात्र जो है एशियाई, भारत में एकमात्र एशियाई शेर पाए जाते हैं। एशियाई शेर केवल भारत में ही पाए जाते हैं, और वह केवल गिर के जंगलों में, जिनकी संख्या 576 के आसपास बताई जाती है। और मेरिन नेशनल पार्क। ठीक है, तो यह कुल कितने नेशनल पार्क है, 4 नेशनल पार्क हैं। कहाँ पे, गुजरात में। ये सभी के सभी जो नेशनल पार्क हैं यह हैं आपके गुजरात के। ठीक है, और ये कहाँ के हैं, तो ये राजस्थान के नेशनल पार्क हो। ठीक है, वहीं यहाँ पे बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में टोटल 6 नेशनल पार्क हैं। ठीक है, एक तो आपका ये जो पेंच नेशनल पार्क है, ठीक है, तो चंदौली ये जिला मत समझ लीजिएगा अपने उत्तर प्रदेश का। तो चंदौली नेशनल पार्क, तो ये सभी के सभी कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं। ये सभी के सभी जो नेशनल पार्क हैं वो महाराष्ट्र के हैं। चंदौली नेशनल पार्क, गोगामल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, और टडोवा नेशनल पार्क। ठीक है, फिर से महाराष्ट्र के 6 नेशनल पार्क हैं, चंदौली, गोगामल, नवेगांव, पेंच, संजय गांधी, और टडोबा नेशनल पार्क। ये सभी 6 नेशनल पार्क आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। वहीं कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक में टोटल 5 नेशनल पार्क हैं, जहां पर ये देख पा रहे हैं, तो ये है आपका कर्नाटक। और यहाँ पे कर्नाटक में कुल 5 नेशनल पार्क जो कि ब्लू कलर से लिखे हुए हैं, अंसी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, और नागरहोल नेशनल पार्क, जो कि कर्नाटक राज्य में देखने को मिल जाते हैं। वहीं तमिलनाडु में टोटल 6 नेशनल पार्क हैं। तमिलनाडु, तो ये हो गया आपका तमिलनाडु, और तमिलनाडु में यहाँ पे 6 नेशनल
पार्क हैं। गुंडी नेशनल पार्क, मन्नार मेरिन नेशनल पार्क, ठीक है, जिसे मन्नार की खाड़ी मेरिन नेशनल पार्क के बोलते हैं। अन्नामलाई नेशनल पार्क, इसको इंदिरा गांधी नेशनल पार्क के रूप में भी जाना जाता है। तो अन्नामलाई को इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी कहा जाता है, ठीक है। तो अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, और आपका इधर मुकुर्थी नेशनल पार्क, और पालनी जो कि पहाड़ी है, यहाँ पर जो जंगल फैला हुआ है उसे हम पालनी नेशनल पार्क कहते हैं। तो तमिलनाडु में फिर से गुंडी, मन्नार की खाड़ी मेरिन नेशनल पार्क, अन्नामलाई जिसे हम इंदिरा गांधी नेशनल पार्क के रूप में भी जानते हैं, और मुदुमलाई, मुकुर्ती और पालनी नेशनल पार्क, ये 6 नेशनल पार्क आपको तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में 2 नेशनल पार्क हैं, एक तो आपका सिमलीपाल नेशनल पार्क है और एक आपका भितरकनिका है। तो भितरकनिका और सिमलीपाल, यह 2 नेशनल पार्क आपको देखने को मिल जाते हैं आपके उड़ीसा राज्य के अंतर्गत, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने दूसरे मैप पे और आगे इंक्लूड किए हैं, तो आगे हम लोग अब बात करते हैं, ठीक है। आपको उत्तराखंड, तो ये रहा आपका उत्तराखंड यूके। तो उत्तराखंड में कुल 6 नेशनल पार्क हैं, जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजा जी और फूलों की घाटी, ठीक है। तो गोविंद पशु विहार, गंगोत्री, जिम कॉर्बेट, फूलों की घाटी, नंदा देवी, ठीक, और राजा जी नेशनल पार्क, यह टोटल 6 नेशनल पार्क आपको उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत देखने को मिल जाते हैं। और इधर आ जाएं तो पश्चिमी जो आपका पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, तो पूर्वोत्तर भारत राज्य में यहाँ पे सिक्किम आप देख पा रहे हैं। तो सिक्किम में है आपका कंचनजंगा नेशनल पार्क। सिक्किम में एकमात्र नेशनल पार्क है जिसे कंचनजंगा ऊंची चोटी भी है, साथ साथ में कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है। अरुणाचल प्रदेश में अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में 2 नेशनल पार्क है, माउलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क। तो माउलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क, यह 2 नेशनल पार्क आपको देखने को मिल जाते हैं। असम में टोटल कुल 7 नेशनल पार्क हैं। असम में कुल कितने? 7। असम में 7 नेशनल पार्क हैं, जहाँ पे यहाँ पे मैंने ये इंक्लूड किया हुआ है। कुल 7 नेशनल पार्क हैं यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सभी जो है असम के ही नेशनल पार्क हैं, ठीक है। ये सभी के सभी असम के नेशनल पार्क हैं, ठीक है। तो असम में कुल 7 नेशनल पार्क हैं, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा, मानस, नेमेरी, उरंग, रायमोना और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। तो ये टोटल 7 नेशनल पार्क आपको कहाँ पे मिलेंगे? असम राज्य में। वहीं पे नागालैंड में एक नेशनल पार्क है, इंटांकी नेशनल पार्क। तो इंटांकी नेशनल पार्क एकमात्र नेशनल पार्क है, ठीक है। वहीं पर मणिपुर में एकमात्र नेशनल पार्क है जिसे हम केबुल लामजाओ नेशनल पार्क के रूप में जानते हैं, और ये केबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तैरता हुआ नेशनल पार्क क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी जंगल में है आपका लोकटक झील। कौन सा झील है? लोकटक झील, जिसकी स्थिति जो है, जब हम इसको सैटेलाइट से इसका इमेज लेते हैं तो इसकी पोजीशन हर बार बदलती रहती है, इसलिए इसे तैरता हुआ मतलब तैरता नहीं है, ठीक है। इस झील के अंदर कई ऐसे छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, कभी वह डूब जाते हैं, कभी निकल आते हैं, तो हर बार उसका इमेज जो है चेंज हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं तैरता हुआ झील। अब चूंकि यह इस नेशनल पार्क के अंदर है, इसलिए इसको तैरता हुआ नेशनल पार्क के रूप में भी जाना जाता है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिसे केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहा जाता है। ये कहाँ पे है? मणिपुर राज्य के अंतर्गत। मिजोरम में अगर हम बात करें तो ये मिजोरम में 2 नेशनल पार्क हैं, ठीक है। ये है आपका मिजोरम, और मिजोरम में 2 नेशनल पार्क हैं, मुरलेन नेशनल पार्क और फवांगपुई या फवोंगपोई। तो फवोंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, ये 2 नेशनल पार्क हैं, मुरलेन और फवोंगपुई ब्लू माउंटेन, ठीक है। त्रिपुरा में 2 नेशनल पार्क हैं, त्रिपुरा में भी 2 नेशनल पार्क हैं, एक क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और एक जो है बाइसन नेशनल पार्क, ठीक है। बाइसन नेशनल पार्क और क्लाउडेड लेपर्ड। क्लाउडेड लेपर्ड का मतलब होता है हिम तेंदुआ, तो हिम तेंदुए के नाम पर चूंकि पाया जाता है यहाँ पर, इसलिए इसका नाम रखा
गया है। वहीं मेघालय में 2 नेशनल पार्क हैं। कहाँ पे? मेघालय में। तो मेघालय में भी 2 नेशनल पार्क हैं, एक तो बाला फकरम नेशनल पार्क और एक नोकरेक रिज नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये नेशनल पार्क आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश में आ जाए, ये जो 3 आप देख पा रहे हैं ये तीनों आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क हैं, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। और आंध्र प्रदेश में 3 नेशनल पार्क यानी पापीकोंडा, राजीव गांधी और श्री वेंकटेश्वर। ठीक है, तो पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर जो है नेशनल पार्क। यह है तेलंगाना। तेलंगाना, तो तेलंगाना राज्य के अंतर्गत जो है कुल 3 नेशनल पार्क हैं। यहाँ पर केसु ब्रह्मानंद रेड्डी है। ठीक है, केसु ब्रह्मानंद रेड्डी। ठीक है, केसु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क और मुरुगावनी। मुरुगावनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा मुरुगावनी। ठीक है, ये ऐसे लिखा है मुरुगावनी। ठीक है, तो मुरुगावनी नेशनल पार्क जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, गोवा में एकमात्र है। ठीक है, गोवा में एकमात्र नेशनल पार्क है जिसे हम बोलते हैं महावीर मोल्लेम नेशनल पार्क। ठीक है, तो स्वामी महावीर मोल्लेम नेशनल पार्क जो कि गोवा में है, ये कहाँ पे है? गोवा में। तो गोवा में मात्र एक नेशनल पार्क देखने को मिल जाता है। वहीं अगर हम बात करें केरल की, तो ये आपका जो है केरल है। ठीक है, केरल आप तो इतना तो समझ ही रहे हैं। तो केरल में कुल यहाँ पर 6 नेशनल पार्क हैं। कुल कितने नेशनल पार्क हैं? 6 नेशनल पार्क हैं। अनैमुदी नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, मथिकेट्टन 16 नेशनल पार्क, पंपादम नेशनल पार्क और 2 और नहीं लिखे हैं, मैं यहाँ पर इंक्लूड कर दे रहा हूँ। पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क और इसके साथ साथ जो है आपका साइलेंट वैली जिसे बोलते हैं शांत घाटी, शांत घाटी नेशनल पार्क। ठीक है, तो केरल में 6, अनैमुदी नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, मथिकेट्टन 16 नेशनल पार्क, पंपादुम 16 नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क और शांत घाटी यानी साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ठीक है, यह तीनों 6 कहाँ पे हैं? तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बाकी जैसे जो मध्य प्रदेश बचा, आपका हरियाणा बचा, छत्तीसगढ़ बचा, बिहार बचा, झारखंड बचा, पश्चिम बंगाल बचा, तो यहाँ पे मैंने इनको इंक्लूड किया हुआ है। तो मध्य प्रदेश में टोटल कुल 11 नेशनल पार्क है। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्कों की संख्या कहाँ पे है? तो सर्वाधिक नेशनल पार्क की संख्या मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सर्वाधिक नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़, जीवाश्म, कान्हा, माधव, पेंच नेशनल पार्क, डायनासोर नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क और कूनो नेशनल पार्क, जहाँ पे हाल ही में क्या लाया गया था? चीता लाया गया था। ठीक है, तो कुल 11 नेशनल पार्क हैं। झारखंड की बात करें तो बेतला नेशनल पार्क, ठीक है, एक ही नेशनल पार्क है। बिहार में भी एक ही नेशनल पार्क है, पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 नेशनल पार्क है, इंद्रावती नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क। हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हैं, एक कालेसर नेशनल पार्क है और एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश में केवल एक ही नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क, जो कि आपके लखीमपुर खीरी में देखने को मिल जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में टोटल 9 नेशनल पार्क हैं, जो इसमें से ये जो यहाँ पर ये जो 3 हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ये अक्सर जो है पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। कैंपबेल बे नेशनल पार्क, गलाथिया नेशनल पार्क और महात्मा गांधी। ये कैंपबेल बे और गलाथिया ये दोनों के दोनों ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। किस द्वीप पर है? ग्रेट निकोबार, ये याद रखिएगा, ये पूछे गए हैं इसलिए इसको याद रखना है। ग्रेट निकोबार द्वीप, तो द्वीप पर, तो ग्रेट निकोबार द्वीप पर कैंपबेल बे नेशनल पार्क और गलाथिया नेशनल पार्क आपको देखने को मिल जाता है। महात्मा गांधी नेशनल पार्क, ठीक है, महात्मा गांधी मेरिन नेशनल पार्क, यह आपके दक्षिणी अंडमान पर देखने को मिल जाता है। बाकी ये द्वीप हैं, इन द्वीप पर इन्हीं के नाम से ही रखा गया। उत्तरी बटन द्वीप, दक्षिणी बटन द्वीप और साउथ बटन द्वीप, ये 3 नेशनल पार्क हैं। उत्तरी बटन द्वीप नेशनल पार्क मध्य
बटन नेशनल पार्क, साउथ बटन नेशनल पार्क। इसके अलावा सैडल पीक जो है ऊंची चोटी है जो कि आपके उत्तरी अंडमान पे है। और इसके अलावा रानी झांसी मेरीन नेशनल पार्क और माउंट हैरियट, ये सभी नेशनल पार्क है। रानी झांसी मेरीन नेशनल पार्क भी आपको याद रखना है, कहाँ पे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। क्लियर। तो ये रहे अपने भारत के 107 नेशनल पार्क जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है। चले आगे हम लोग अब बात करेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य की, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। तो भारत में जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो हैं, तो टोटल वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या 566 है। भारत में कुल कितने हैं वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या? टोटल जो है 566 वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो उन 566 वन्य जीव अभ्यारण्य को आपको याद नहीं रखना है, कुछ उसमें से खास याद रखना है जो ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे पाखल अभ्यारण्य, तो पाखल अभ्यारण्य यह आपके आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। वहीं पेरियार तो आप देख ही ले हैं कि केरल में है। ये कहाँ पे है? केरल में, ये केरल में हो जाएगा। पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य, तो पलामू कहाँ पे है भैया? झारखंड में। कहाँ पे है? झारखंड में है, ठीक है। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, तो चंद्रप्रभा आप जानते हैं कि अपने उत्तर प्रदेश में है। जंगली गधा अभ्यारण्य, तो जंगली गधा अभ्यारण्य यह भी इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा जाता है जंगली गधा अभ्यारण्य। तो यह भैया आपके राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में है। अन्नामलाई अभ्यारण्य, तो अन्नामलाई जो अभ्यारण्य है यह भी आपके केरल व तमिलनाडु में फैला हुआ है। मानस आप सभी लोग जानते ही हैं, यह कहाँ पे है? असम में है। कहाँ पे है? असम में है। भितरकनिका यह आपके उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। केला मेरू पक्षी अभ्यारण्य, तो केला मेरू पक्षी अभ्यारण्य यह भी आपके आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाता है। रंगनायुट्टू पक्षी अभ्यारण्य, तो रंगनाथिट्टू, ठीक है, ये रंगनाथिट्टू है जो कि आपको कर्नाटक में देखने को मिल जाता है, ठीक है। और वही जल्दापारा अभ्यारण्य यह आपके उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में है, ठीक है। पेरियार, तो पेरियार शायद 2 बार आ गया। पेरियार जो है आपके केरल में ही है, ठीक है, केरल में है। नागार्जुन सागर अभ्यारण्य, यह नागार्जुन सागर जो अभ्यारण्य है यह तेलंगाना आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में पड़ता है। तेलंगाना प्लस आंध्र प्रदेश, ठीक है। वहीं चिल्का झील, तो ये आप सभी लोगों को पता ही होगा, यह भी आपका एक वन्य जीव अभ्यारण्य है उड़ीसा में। हजारीबाग कहाँ है? तो यह भैया आपके झारखंड में। कहाँ पे है? झारखंड में है। और झारखंड थोड़ा बहुत जो है बिहार में भी यह फैला हुआ है, ठीक है। दाची गांव जो अभ्यारण्य है यह आपके जम्मू कश्मीर में है। कान्हा नेशनल पार्क भी है, उसके साथ साथ यह वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, यह आपके मध्य प्रदेश में है। सुंदरवन सभी को पता ही है, पश्चिम बंगाल में है। शांत घाटी अभ्यारण्य कहाँ है? तो शांत घाटी अभ्यारण्य यह आपके केरल में है। नेशनल पार्क के साथ साथ यह अभ्यारण्य भी है। सागर अभ्यारण्य यह कहाँ पे है? तो यह आपके मध्य प्रदेश में है। हाकिम जो अभ्यारण्य है तो यह कहाँ पे है? सभी लोग इस पर कमेंट करें कहाँ पे है। एक तो आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, कमेंट करके इस पर लिखिए कहाँ पे है, सभी लोग कमेंट करिए। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क तो हमने बता ही दिया। डाम्पा नेशनल पार्क यह कहाँ पे है? तो डाम्पा जो नेशनल पार्क है, ठीक है, डाम्पा, तो डाम्पा नेशनल पार्क यह है आपके मिजोरम में। कहाँ पे है? मिजोरम में, ठीक है। चलिए आगे हम लोग अब डिस्कशन करते हैं समुदाय आधार, कम्युनिटी। आगे हम लोगों ने अभी बात किया था कि कम्युनिटी आधार क्या होता है। तो ये जो है राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। कोई भी कम्युनिटी आधार जो होगा किसी विशेष समुदाय यानी किसी विशेष समुदाय की प्रजाति को संरक्षण, चाहे वह वनस्पति हो चाहे वह जंतु हो, ठीक है। तो वो जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के साथ साथ परंपराओं और उनकी सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित रखा जाता है, ठीक है। किसी व्यक्ति या संस्था की अधिकारिता का ऐसा क्षेत्र जो ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं होता, न तो राष्ट्रीय उद्यान होता है, न वन्य जीव अभ्यारण्य होता है, न ही कोई संरक्षित आगार होता है। आगार मतलब रिजर्व, ठीक है। आगार शब्द होता है रिजर्व, ठीक है, यानी कोई क्षेत्र को रिजर्व रखा जाए, ठीक है, के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। उसे राज्य सरकार जीव जंतुओं और समुदाय के संरक्षण हेतु
समुदाय आगार जो है घोषित करता है। और वर्तमान समय में कुल कितनी संख्या है इनकी, तो भारत में कुल समुदाय आगारों की टोटल जो संख्या है यह है 214। ठीक है, तो ये संख्या याद आप रखेंगे। ठीक है, संरक्षण आगार, ठीक है, कंजर्वेशन रिजर्व, यह भी राज्य सरकार, वह भी राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, यह भी मतलब राज्य सरकार के ही अधिकार में क्षेत्र में आता है। राज्य सरकार की अधिकारिता वाला कोई ऐसा भू क्षेत्र जो राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य से लगा हुआ हो, यानी यह लगा होता है, किसी राष्ट्रीय उद्यान से सटा हुआ होता है, या फिर किसी वन्य जीव अभ्यारण्य से, या फिर किसी जैव मंडल रिजर्व से सटा हुआ होता है, चाहे वह समुद्री क्षेत्र हो। ठीक है, तो उनके जीव जंतुओं और वनस्पतियों के संरक्षण हेतु स्थानिक समुदाय से विचार विमर्श के बाद, वहां के लोगों से विचार विमर्श के बाद राज्य सरकार उसे संरक्षण आगार घोषित करती है। तमिलनाडु का जो तिरुनेलवेली है, तिरुनेलवेली बोलते हैं इसको, तिरुनेलवेली क्षेत्र में ग्राम समुदाय के प्रयास से, यानी वहां के गांव के मदद से भारत का पहला संरक्षण जो है आगार बनाया गया था। वर्तमान में भारत में कुल संरक्षण आगार कितने हैं, 97। याद रखिएगा, इनकी संख्या इंपॉर्टेंट है, पूरा डिटेल नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको कम्युनिटी यानी समुदाय आगारों की टोटल संख्या 214 और आपके संरक्षण आगारों की टोटल संख्या 97 यानी 97। ये आप जरूर जो है इनको याद रखेंगे। ठीक है, तो इनकी संख्या 214 है और इनकी संख्या 97 है, ये जरूर आप याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं जैव मंडल आगार के संबंध में, यानी बायो रिजर्व जैव मंडल आगार। ठीक है, तो अभी वो होता क्या है, पहले यह आया कहाँ से, तो यह हम पहले समझ लेते हैं। तो 1971 यानी 1971 में पर्यावरणीय सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में मानव व जीवों की प्रजातियों के बीच, ठीक है, तो मानव और जीवों के प्रजातियों के बीच सम्मेलन किया गया, सम्मेलन हुआ। ठीक है, और यह सम्मेलन जो है भारत और जितनी भी चाहे वह वनस्पति की प्रजाति हो, चाहे वह जंतु की प्रजातियां हो, तो इन मानव और इन जातियों में कहीं ना कहीं आपस में संघर्ष होता रहता है, या मानव जो है अपना विकास करने के लिए वनस्पतियों को काटता है। ठीक है, तो उसके लिए यूनाइटेड नेशन ने, यानी संयुक्त राष्ट्र ने, तो यूनाइटेड नेशन ने यह घोषित किया कि एक जो है जैव मंडल रिजर्व घोषित किया जाए जहाँ पे जैव विविधता बहुत ज़्यादा हो, तो जैव मंडल रिजर्व जो है घोषित किया जाए। ठीक है, जैव मंडल रिजर्व घोषित किया जाए, यह बात की गई 1971 के पर्यावरण सम्मेलन में, लेकिन इसका प्रभाव देखा गया 1976 से। तो 1976 से यह प्रभाव में आया और तब से जो है जैव मंडल रिजर्व घोषित किया जाने लगा। वर्तमान समय में कुल जैव मंडल रिजर्वों की जो संख्या है वह है 714 जैव मंडल। पूरे विश्व में जैव मंडल रिजर्वों की जो संख्या है वह कुल कितनी है, तो पूरे विश्व में कुल 714 जैव मंडल रिजर्व हैं वर्तमान समय में। अब यह जैव मंडल रिजर्व हम घोषित क्यों करते हैं, तो थोड़ा सा इनको समझ लेते हैं। जैव मंडल रिजर्व तब घोषित किया जाता है जब किसी क्षेत्र की जो जैव विविधता है वहाँ पे काफ़ी जैव विविधता देखने को मिल जाती है और वहाँ की जैव विविधता काफ़ी मतलब जो जैव विविधता की संख्या है, वहाँ पे जो संख्या है, जो भी प्रजातियाँ पाई जाती हैं उनकी संख्या तेज़ी के साथ घट रही होती है। तो इसके लिए विश्व यूनाइटेड नेशन ने ये कहा कि इन क्षेत्रों को हम जैव मंडल रिजर्व घोषित करेंगे। यह विश्व स्तर पर है और वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो भारत में कुल कितने जैव मंडल रिजर्व हैं, तो भारत में कुल 18 जैव मंडल रिजर्व हैं। कुल कितने हैं जैव मंडल रिजर्व हैं, तो कुल 18 जैव मंडल रिजर्व देखने को मिल जाते हैं।
ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो भारत में कुल जैव मंडल रिजर्वों की संख्या कुल कितनी है? 18। अच्छा, अब ये जो जैव मंडल रिजर्व जो घोषित किए जाते हैं, यह इनका जो क्षेत्र होता है वह 3 भागों में बटा होता है। इनका जो क्षेत्र होता है वह 3 भागों में बटा होता है। सबसे जो बाहरी आवरण होता है जिसे हम ट्रांजिशन जोन बोलते हैं, जिसे कहा जाता है संक्रमण क्षेत्र। क्या कहा जाता है? संक्रमण क्षेत्र कहा जाता है, जो सबसे बाहरी जोन होता है। ठीक है, दूसरा जो जोन होता है वह होता है बफर जोन। बफर क्षेत्र होता है, बफर क्षेत्र होता है। और जो सबसे अंदर का भाग होता है उसे कोर क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोर क्षेत्र कहा जाता है। अच्छा, संक्रमण क्षेत्र में किसका क्या इसमें पर्यटन हो सकता है? बिल्कुल, यहाँ पे पर्यटन हो सकता है। यहाँ पर पर्यटन हो सकता है, हो सकता नहीं, होता है पर्यटन। यहाँ पर पर्यटन होता है। संक्रमण क्षेत्र में भी पर्यटन होता है, बफर क्षेत्र में भी पर्यटन होता है। यानी कुल मिला के ये कहा जाए कि संक्रमण क्षेत्र से लेकर के बफर क्षेत्र तक जो है पर्यटन आप कर सकते हैं। बाकी इसमें अनुसंधान यानी जितनी भी संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं अनुसंधान कर सकते हैं, इसमें भी आप अनुसंधान कर सकते हैं। और वहाँ के लोकल लोगों की सहायता से इस संक्रमण क्षेत्र में जो वहाँ के लोकल निवासी है वहाँ पर घर बना करके रह सकते हैं। मतलब वहाँ पर वो रह सकते हैं। ठीक है, यानी ये घर है, किसका घर है? जो वहाँ के लोकल निवासी हैं। तो लोकल निवासी जो है इस संक्रमण क्षेत्र के अंतर्गत अपना घर बनाकर जीवन यापन कर सकते हैं। जीवन यापन करने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे लकड़ियों को काटने लगे, लकड़ियों को नहीं काट सकते। ठीक है, वहां पर आप घर बना करके रह सकते हो, सूखी लकड़ियां ले आकर के बीन सकते हो, ये सब चीजें जो है आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी पर्यटन दोनों क्षेत्रों में होता है, अनुसंधान होता है, शिक्षण संस्थान होता है। ठीक है, कोर जोन में केवल जो है वहां पर काउंटिंग की जाती है अनुसंधानों यानी विशेष अनुसंधानों द्वारा वहां पर संख्या उनकी देखी जाती है कि बढ़ रही है कि घट रही है, कि कोई प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। तो यह 3 क्षेत्र में बटा होता है। कौन? जैव मंडल रिजर्व। ठीक है, विश्व में कुल कितने हैं? तो 714 जैव मंडल रिजर्व है। भारत में कुल इनकी संख्या टोटल वर्तमान में कितनी है? 18 जैव मंडल रिजर्व अपने भारत में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये बातें जो है आप इतनी बातें जो है ध्यान में रखेंगे। चलिए, अब भारत की ये जो 18 जैव मंडल रिजर्व हैं, इन 18 जैव मंडल रिजर्व की हम लोग अब डिस्कशन करते हैं। ये अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए इनको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। तो भारत का जो सबसे पहला जैव मंडल रिजर्व है, तो भारत का सबसे पहला जैव मंडल रिजर्व नीलगिरी है। तो यहाँ पर ये नीलगिरी लिखा हुआ है, सभी को दिख रहा है भाई? ठीक है, बहुत छोटा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे है नीलगिरी, ये क्या है? नीलगिरी। नीलगिरी जिसे 1986, इनका सन भी याद रखना है, क्योंकि एक बार जो है एक तरफ जैव मंडल रिजर्व, एक तरफ सन, और उनको मिलान करने के लिए आ गया था। तो इनका सन भी आपको याद रखना है, कौन सा जैव मंडल रिजर्व कब जो है घोषित किया गया था। तो 1986 में सबसे पहले जैव मंडल रिजर्व किसको घोषित किया गया? नीलगिरी को। यह क्या है? भारत का सबसे पहला, भारत का सबसे पहला जैव मंडल रिजर्व। तो भारत का सबसे पहला जैव मंडल रिजर्व किसे घोषित किया गया? तो वह नीलगिरी, जो कि आपके नीलगिरी पे कहाँ पे है? तो ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, केवल एक राज्य नहीं, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। ठीक है, यह 3 राज्यों में फैला हुआ है। मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर दे रहा हूँ, कर्नाटक, KL मतलब केरल, और तमिलनाडु। ठीक है, तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु 5520 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। कौन सा कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व? तो यह नीलगिरी भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिल जाता है। ठीक है,
फिर उत्तराखंड का जो नंदा देवी है, तो ये नंदा देवी, ठीक है, किधर लिखा है भैया नंदा देवी, शायद ये इधर कहीं लिखा नहीं है, तो ये उत्तराखंड राज्य है। तो उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत यहाँ पे है नंदा देवी, नंदा देवी। और नंदा देवी को घोषित किया गया 1900, यानी ये 1986 है, 2 साल बाद यानी 1988। तो 1988 में दो बनाएंगे, एक उत्तराखंड का नंदा देवी ने, ठीक है, ये उत्तराखंड है भैया, इतना तो आप सभी लोग जानते हो, ये उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का नंदा देवी नेशनल पार्क, और उसके अलावा मेघालय का नोक रेक, तो यहाँ पे है, ये मेघालय है, ठीक है, ये है नोक रेक, चलो इसी में लिख दे रहा हूँ नोक रेक। तो नोक रेक, इसको भी, यह आपका नेशनल पार्क के साथ साथ जैव मंडल रिजर्व भी है, और यह है कहाँ, तो यह है मेघालय राज्य में। और इसको भी कब बनाया गया, तो इसको भी बनाया गया 1988 में। तो 1988 में दो बनाए गए, एक नंदा देवी और एक नोक रेक मेघालय, जो कि आपके मेघालय राज्य के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। 1989 में टोटल जो है 4, ठीक है, 1989 में टोटल जो है 4 बनाए गए। एक तो आपका यहाँ पे है जो कि असम में है, कहाँ पे, असम में, और इसे हम बोलते हैं, इसे कहा जाता है मानस, मानस नेशनल पार्क भी है, मानस जो है आपका जैव मंडल रिजर्व भी है, ठीक है। ये कहाँ पे है, तो असम में है। कब बनाया गया, 1 साल बाद, यानी 1989 में, 1989 में। और यहीं पर आपका ये है सुंदरवन, जो कि पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, सुंदरवन, सुंदरवन भी, सुंदरवन नेशनल पार्क भी है, सुंदरवन आपका जैव मंडल रिजर्व भी है, जो कि आपके पश्चिम बंगाल में है। इसको भी 1989 1989 में बनाया गया। इसके अलावा तमिलनाडु का ये जो मन्नार की खाड़ी है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ मन्नार, तो मन्नार की खाड़ी जो कि आपके तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत, यह भी आपका 1989 में घोषित किया गया। इसके अलावा जो ग्रेट निकोबार है, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, तो ये है आपका ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार यह भी आपका एक जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र है, जो कि आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, द्वीप समूह में स्थित है। और यह भी कब घोषित किया गया, तो 1989। तो 1989 में 4, मानस, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी और ग्रेट निकोबार, 1989 में कुल 4 जो है आपके बायोस्फीयर रिजर्व जो है घोषित किए गए, ठीक है। आ जाते हैं आगे, उड़ीसा का यहाँ पे जो सिमलीपाल है, ठीक है, उड़ीसा का जो सिमलीपाल है, तो यहाँ पर सिमलीपाल, सिमलीपाल नेशनल पार्क भी है, सिमलीपाल वन आपका जैव मंडल रिजर्व भी है। और यह कहाँ पे है, तो यह उड़ीसा राज्य के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। और इसको कब घोषित किया गया, तो यह 1989 यानी 1994 में, 1994 में यानी 1994 में घोषित किया गया। 1994 में केवल एक ही है, ठीक है। इसके अलावा 1997 में घोषित किया गया डिब्रू सैखोवा। किसको घोषित किया गया, डिब्रू सैखोवा, जो कि यहाँ पे है असम में, डिब्रू सैखोवा, यह भी कहाँ पे है, तो ये असम में है, कहाँ पे है, असम में है। और यह डिब्रू सैखोवा जो कि आपको असम राज्य में देखने को मिल जाता है, और यह भारत का सबसे छोटा, याद रखेंगे, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व है, सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व, जैव मंडल रिजर्व है। तो भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व, ठीक है, जिसका 768 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और इसको कब बनाया गया, तो यह बनाया गया डिब्रू सैखोवा 1997 यानी 1994 के बाद 1997 में इसको बनाया गया। फिर 1999 में, जो कि यहाँ पर है,
ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा ये अलग कलर से दिखा, ये है आपका दिहांग दिबांग। दिहांग और दिबांग जो है घाटियां हैं, क्या है, घाटियां हैं। दिहांग या इसको सियांग भी बोलते हैं, तो दिहांग दिबांग, ठीक है। यहाँ सियांग भी लिखा हो सकता है, क्योंकि दिहांग को ही सियांग भी बोलते हैं, ठीक है। तो दिहांग दिबांग जो है जैव मंडल रिजर्व है, जो कि आपके अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। और कब बनाया गया, तो यह बनाया गया 1999 में, यानी 1999 में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर आ जाते हैं आगे। यहाँ पे है कंचनजंगा, सिक्किम राज्य में है कंचनजंगा। कौन सा है, कंचनजंगा, ठीक है। तो कंचनजंगा, कंचनजंगा जो कि आपको सिक्किम राज्य में देखने को मिलेगा, कहाँ पे, सिक्किम राज्य में। और इसे घोषित किया गया सन 2000 में। कब घोषित किया गया, सन 2000 में इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया। अब आ जाते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में यहाँ पे है आपका अगस्त्य मलाई। तो तमिलनाडु केरल दोनों में पड़ता है यह भाग, ठीक है। अगस्त्य मलाई, अगस्त्य मलाई तमिलनाडु, और इसे घोषित किया गया 2001 में। तो ये घोषित हुआ 2000 में, ये घोषित किया गया 2001 में, ठीक है। फिर आ जाते हैं छत्तीसगढ़, यहाँ पे, जो कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों में फैला हुआ है, ठीक है, दोनों में फैला हुआ है। और यह, ठीक है, इसको यहाँ पे ले आते हैं। ये है आपका अचानक मार अमरकंटक, अचानक मार अमरकंटक, जो कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में यह देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। और इसको घोषित किया गया 2005 में। कब घोषित किया गया, 2005 में इसको घोषित किया गया। अब आ जाते हैं 2008 में। तो 2008 में घोषित किया गया, यह आप समझ ही रहे हैं कौन सा है, ये है गुजरात, ठीक है, गुजरात। और ये जो कच्छ का रण है, कच्छ का रण, ठीक है, कहाँ पे, गुजरात में। तो कच्छ का रण यानी गुजरात में, जिसे 2008 में घोषित किया गया। कब घोषित किया गया, 2008 में। और जब यह घोषित किया गया, और यह इसके साथ ही भारत का, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल रिजर्व है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है, तो वह है भैया कच्छ का रण, जिसका क्षेत्रफल 12,454 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ। तो भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल रिजर्व कौन है, तो कच्छ का रण, जो कि आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, ठीक है। चले आगे। तो ये हो गया 2008। अब 2009 आ जाते हैं। तो 2009 में आपका यहाँ पर जो कि हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है, और यह है आपका कोल्ड डेजर्ट। कौन सा, कोल्ड डेजर्ट, ठीक है, जो कि यह आपके भारत के हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाता है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। कब घोषित किया गया, तो यह घोषित किया गया 2009 में, ठीक। फिर आ जाते हैं 2010 में। 2010 में यह आपके आंध्र प्रदेश में शेषाचलम, ठीक है। तो शेषाचलम जो कि आपके आंध्र प्रदेश में है, कब घोषित किया गया, तो 2010 में घोषित किया गया। 2011 में यहाँ पे आ जाते हैं पन्ना। तो ये है पन्ना, जिसे घोषित किया गया
2011 में, और यह भारत का 18वां है। ये क्या है? भारत का 18वां जो है जैव मंडल रिजर्व है। तो ये कुल कितने जैव मंडल रिजर्व है? टोटल जैव मंडल रिजर्वों की संख्या हमने कितनी बताई यहाँ पर? तो ये टोटल 18 जैव मंडल रिजर्व है। इन 18 जैव मंडल रिजर्व में से 18 जैव मंडल रिजर्व में से 12 जैव मंडल रिजर्व, 12 जैव मंडल रिजर्व विश्व के जैव मंडल नेटवर्क अर्थात यूनेस्को में शामिल है। किसमें? यूनेस्को में शामिल है। ठीक है। कुल कितने हैं? 12। 12 कौन कौन से हैं? तो मैं यहाँ पर इनको इंक्लूड कर दे रहा हूँ, इनको आप नोट कर लेंगे भाई। 12 मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है इनको। ठीक, तो सबसे पहला नीलगिरी ही है, जिसे 2000 में यूनेस्को की सूची में जारी किया गया था। ठीक है, ठीक है। सबसे पहला अगर पूछ लिया जाए, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि वह भारत का कौन सा जैव मंडल रिजर्व है जिसको यूनेस्को सूची में सबसे पहले घोषित किया गया था, तो वह है भैया नीलगिरी। ये याद आपको रखना है। इसके अलावा नंदा देवी, नोकरेक, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, ग्रेट निकोबार, सिमली पाल, ठीक है सिमलीपाल। इसके अलावा कंचनजंगा, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका अगस्त्य मलाई जो कि आपके तमिलनाडु केरल में है, और अचानक मार अमरकंटक, तो अचानक मार अमरकंटक। और सबसे कितने हो गए? 10। ठीक है, कुल टोटल कुल कितने हैं? 12। ठीक है 12, ठीक है टोटल कुल कितने हैं? 12। तो कंचनजंगा हो गया, अगस्त्यमलाई हो गया, शेषाचलम हो गया, और कौन से बच्चे? ठीक है एक बार देख लेते हैं। नीलगिरी, नंदा देवी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, सिमलीपाल हो ही गया, ठीक है नोकरेक हो गया, सिमलीपाल हो गया, कंचनजंगा अगस्त्यमलाई, अचानक मार अमरकंटक, ठीक है। और पन्ना मैंने नहीं लिखा, ठीक है पन्ना ये सबसे लास्ट में 12वें नंबर पे था। सबसे लास्ट में किसको बनाया गया था? पन्ना को। एक और कहीं पे मिसप्रिंट हो रहा है, एक और डिब्रू साइखोवा तो नहीं है भैया, डिब्रू साइखोवा नहीं है। ठीक है, नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक, मन्नार की खाड़ी, ठीक है सुंदरवन हो गया, मन्नार की खाड़ी हो गया, ग्रेट निकोबार हो गया, सिमलीपाल, कंचनजंगा, अगस्त्यमलाई, अचानक मार अमरकंटक, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा आपका, ठीक है कुल कितने हैं? 12। तो 11वें नंबर पे जो है आपका शेषाचलम, और 12वें नंबर पे हो जाएगा आपका पन्ना सबसे लास्ट में यानी सबसे बाद में बनाया गया आपका जैव मंडल रिजर्व है, जिसको 2020 में जैव मंडल रिजर्व जो है घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये हो जाएंगे टोटल कुल 12। ठीक है, तो ये टोटल कुल कितने हो गए? 12। कोल्ड डेजर्ट तो हो ही गया,
सिक्किम, कंचनजंगा, दिहांग दिबांग, ठीक है, दिहांग दिबांग हो गया, ठीक है, शेषाचलम, मन्नार की खाड़ी, ग्रेट निकोबार। अच्छा, ग्रेट निकोबार मैंने नहीं लिखा है, हाँ लिखा है ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी, सिमलीपाल, नीलगिरी, अगस्त्यमलाई, सब हो गए। ठीक है, तो ये है टोटल, ठीक है, जिनको आपको याद रखना है। यहाँ पे 12 ऐसे हैं जिनको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, यानी विश्व स्तर में उसको शामिल किया गया। ठीक है, तो ये हो गए अपने भारत के जो है बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ये हो गए आपके बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, जिनको आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज बात की बायोस्फीयर रिजर्व की। कल हम लोग सेशन में बात करेंगे, ठीक है, इसी में थोड़ा सा टाइगर रिजर्व की भी बात कर लेंगे। ठीक है, कि चूँकि जो है कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं वर्तमान समय में, 54 टाइगर रिजर्व हैं। उन सभी 54 टाइगर रिजर्व की लोकेशन की बात कर लेंगे, वहाँ की जो कुछ प्रमुख बातें होंगी उसके बारे में हम लोग याद रख लेंगे। और उसके बाद जीन बैंक, बीन बैंक, ये सब पढ़ेंगे। और कल के टॉपिक में ही हम स्टार्ट करेंगे, सॉरी, कल के ही टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका प्रदूषण। ठीक है, पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट, यानी प्रदूषक। तो प्रदूषण और प्रदूषक वाला चैप्टर स्टार्ट हम लोग कल से स्टार्ट कर देंगे, और यह आपका लगभग जो है नेक्स्ट वीडियो में अब आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तब तक आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।